सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज। जी हाँ, टैक्सेशन में ये चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड दिस चैप्टर कवर्स सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक, मतलब 3 सेक्शन का ही ये चैप्टर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। सेक्शन 15 to 17. Clear? Now we need to understand कि what is salary. सैलरी होता क्या है, ये मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। ठीक है, तो देखो, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉयर जिसको हम लोग बोल सकते हैं मास्टर, और एक होता है एम्प्लॉई जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर्वेंट। तो एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई क्या करता है, सर्विस देता है अपना एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉई क्या करता है, एम्प्लॉई प्रोवाइड सर्विस। एम्प्लॉई जो है वो सर्विस देता है अपना एम्प्लॉयर को। कोई भी सर्विस हो सकता है, अकाउंटिंग का सर्विस दे रहा है, टैक्सेशन का सर्विस दे रहा है। एम्प्लॉई क्या कर रहा है, अपना एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, और एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस सर्विस के बदले में जो कंसीडरेशन देगा, एम्प्लॉयर उस सर्विसेज के बदले में जो भी कंसीडरेशन देगा, वो कंसीडरेशन कैश में भी हो सकता है या फिर वो काइंड में भी हो सकता है। सच कंसीडरेशन कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। तो कौन किसको सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉई सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय को हम लोग बोल रहे हैं सर्वेंट, जो उस एम्प्लॉयर का टर्म्स को फॉलो करेगा, डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। और एम्प्लॉयर हो गया जो टर्म्स को डिक्टेट करेगा। ठीक है, सो वन हु डिक्टेट्स द टर्म इज एम्प्लॉयर एंड वन हु फॉलोज द टर्म्स और द डायरेक्शंस इज एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय हो गया सर्वेंट और एम्प्लॉयर हो गया मास्टर। तो एम्प्लॉय जो है वो सर्विस देगा किसको, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय विल प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ सर्विस और सम काइंड ऑफ सर्विस टू एम्प्लॉयर। क्लियर? एंड इन रिटर्न एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस सर्विस के बदले में सैलरी पे करेगा, कंसीडरेशन देगा एम्प्लॉय को। तो कंसीडरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय इज टर्म्ड एज सैलरी। एनी कंसीडरेशन paid by employer or given by employer in return of services obtained from employee is salary. तो एम्प्लॉयर जो भी कंसिडरेशन में देगा एम्प्लॉय को, वो कैश में भी हो सकता है या फिर वो काइंड में भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैलरीज बोल देते हैं। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैलरीज। तो क्या होता है सैलरी, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर जो है वो टर्म्स को डिक्टेट करेगा, वो मास्टर है। एम्प्लॉय जो है वो सर्वेंट है, वो उसका ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, उसका टर्म्स एंड डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। एम्प्लॉय क्या करेगा, कुछ सर्विसेज देगा अपना एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉई कुछ सर्विसेज देगा अपना एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर उस सर्विसेज के रिटर्न में जो भी कंसीडरेशन में देगा एम्प्लॉय को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरीज। ये जो कंसीडरेशन है वो कैश में भी हो सकता है और इट कैन बी इन काइंड अदर देन कैश। कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है, दैट इज इट कैन बी अदर देन कैश। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हमने क्या सीखा कि एम्प्लॉयर मास्टर है और एम्प्लॉई सर्वेंट है। इसका मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू टैक्स एनी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में किसी भी इनकम को टैक्स करने के लिए एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? एम्प्लॉयर वो है जो मास्टर है, ठीक है, जो सुपीरियर पावर है, जो अपना डायरेक्शंस को फॉलो करवाएगा, जो अपना ऑर्डर्स को डिलीवर करेगा। एम्प्लॉई वो है जो उसका ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। सो वन हु फॉलोज द ऑर्डर्स और द डायरेक्शंस इज एम्प्लॉई, एंड वन हु गिव्स सच ऑर्डर्स एंड वन हु गिव्स सच डायरेक्शंस इज एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर कौन हो गया, सुपीरियर, और एम्प्लॉई क्या हो गया, उसका सर्वेंट। ठीक है, उसका सबऑर्डिनेट, जो उसके ऑर्डर्स को, उसके टर्म्स को, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। तो एम्प्लॉय क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है, एम्प्लॉयर को। और एम्प्लॉयर उस सर्विस के बदले क्या दे रहा है,
कंसिडरेशन दे रहा है एम्प्लॉय को, और वो कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है और इट कैन बी इन काइंड, और इसी कंसिडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी। नाउ देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तभी जाके कोई भी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि एमपीज और एमएलएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भी सैलरी मिलता है, एमपीज और एमएलए को भी सैलरी मिलता है। नाउ एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलता है, क्या वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज एमपी और एमएलए किसी के एम्प्लॉय नहीं है, दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। जैसे देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको भी सैलरी मिलता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको भी सैलरी मिलता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, इन लोगों को भी सैलरी मिलता है। तो इनको जो सैलरी मिलता है वो कहां टैक्सेबल होता है? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रीजन, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है और कोई किसी से इंफीरियर नहीं है। ऐसा बहुत सारा पावर्स होगा जो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। ऐसा बहुत सारा कुछ पावर्स होगा जो चीफ मिनिस्टर के पास है बट प्रेसिडेंट के पास नहीं है। क्लियर? ऐसा कुछ पावर्स होगा जो प्राइम मिनिस्टर के पास है बट चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। क्लियर? सो पावर्स को इस तरह से डेलीगेट किया गया है कि कोई किसी से सुपीरियर भी नहीं है और कोई किसी से इंफीरियर भी नहीं है। इसका मतलब मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इनकम सैलरी इनकम हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई स्कूल टीचर है, वो अपना स्कूल में क्लासेस कंडक्ट करवा रहा है, लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा है। क्लियर? तो स्कूल टीचर को स्कूल में क्लासेस करवाने के बदले स्कूल से जो सैलरी मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी माना जाएगा। स्कूल टीचर को स्कूल में क्लासेस करवाने के बदले में स्कूल से जो सैलरी मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी माना जाएगा। बट उसी स्कूल टीचर को आंसर स्क्रिप्ट, बोर्ड का आंसर स्क्रिप्ट चेक करने के लिए जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, बोर्ड से मिल रहा है, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाएगा। क्लियर? जैसे देखो हम लोग जब क्लास 10 में थे, क्लास 12 में थे, तो हमारा जो एग्जामिनेशन पेपर होता था ना, वो दूसरे स्कूल के टीचर्स लोग चेक करते थे। तो हमारे स्कूल में जब हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे तो उन टीचर्स को सैलरी स्कूल से ही मिलता था। बट वही टीचर जब बोर्ड का पेपर चेक करते हैं तो उनको जो रेम्यूनरेशन है, जो भी सैलरी है, जो भी फीस है, वो बोर्ड से मिलता है। तो जब बोर्ड से उन लोग को आंसर स्क्रिप्ट चेक करने के लिए पैसा मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगा, वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बदले में टीचर को जो भी सैलरी मिल रहा है, स्कूल से मिल रहा है, वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर? सो बेसिकली आपको बात समझ में आ गया कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर वो है जो मास्टर है, एम्प्लॉय वो है जो सर्वेंट है, एम्प्लॉयर वो है जो टर्म्स को डिक्टेट करेगा, एम्प्लॉय वो है जो उसका टर्म्स एंड डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। नाउ बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, ठीक है, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, सेक्शन 15, सेक्शन 15, ठीक है, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 क्या बोलता है ये सेक्शन? कि सैलरी इज टैक्सेबल। ये सेक्शन बोलता है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस whichever is earlier. So salary is taxable on due basis, either due basis or receipt basis, whichever is earlier. ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि सैलरी ड्यू होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब एम्प्लॉय को सैलरी लेने का जो राइट है वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ आ जाता है। बट पैसा आते आते बैंक अकाउंट में थोड़ा टाइम लग जाता है,
तुम सोचो एम्प्लॉय ने फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल काम किया, तो अप्रैल मंथ का सैलरी का ड्यू कब होगा? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मे, वंस द फर्स्ट डे ऑफ मे अराइव, उसका अप्रैल मंथ का सैलरी लेने का राइट एंटाइटलमेंट आ चुका है। और सैलरी आते आते 5-6 तारीख हो जाता है, मतलब पहले ड्यू होता है बाद में रिसिप्ट होता है। क्लियर? तो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी में, चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि सैलरी मस्ट बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर सैलरी पहले ड्यू होता है तो ड्यू पे टैक्सेबल, या फिर अगर रिसिप्ट पहले होता है तो रिसिप्ट पे टैक्सेबल। जो भी पहले हो जाए वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए एडवांस सैलरी टैक्सेबल होता है क्योंकि पहले रिसिप्ट पहले हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी टैक्सेबल होता है क्योंकि ड्यू पहले हो गया। क्लियर? तो एडवांस सैलरी क्यों टैक्सेबल हो जाता है? क्योंकि रिसिप्ट पहले हो जाता है एम्प्लॉय का। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों टैक्सेबल होता है? क्योंकि वो अक्रू या फिर ड्यू पहले हो जाता है। क्लियर? तो सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। फिर हम देख पा रहे हैं कि सैलरी को या फिर सैलरीज को सेग्रीगेट कर दिया गया है अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहला आता है बेसिक सैलरी, सबसे पहला आता है बेसिक सैलरी। फिर क्या आता है? अलाउंसेस। अलाउंसेस हमेशा याद रखना, अलाउंसेस मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है। अलाउंसेस और मॉनेटरी बेनिफिट्स। क्लियर? तीसरा आ जाता है परक्विजिट्स। याद रखना ये नॉन मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है? चौथा आ जाता है प्रोविडेंट फंड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है? तो देखो हमने सैलरी को किस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है। सैलरीज एक बड़ा हेडिंग है, उसके अंदर बेसिक सैलरी आता है। ठीक है? क्या होता है बेसिक सैलरी? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है जस्ट बिकॉज वो काम कर रहा है। तो एम्प्लॉय को जो भी रुपया पैसा मिल रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है, काम करने के बदले एम्प्लॉय को जो रुपया पैसा मिल रहा है वो बेसिक सैलरी है। अलाउंसेस क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब अलाउंसेस का पेमेंट कौन किसको करता है? एम्प्लॉयर अलाउंसेस का पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉय को कैश में पेमेंट करता है, मॉनेटरी इन नेचर। परक्विजिट्स क्या होता है? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब जो एमेनिटीज, सुख सुविधा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, जो एमेनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सब डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एनी प्रोविडेंट फंड का मतलब हो गया कि एक ऐसा फंड जहां पे एम्प्लॉयर भी पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉयर भी पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी अपना इनकम से कुछ पोर्शन निकाल के कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने ही लिए। तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली रिटायरमेंट के बाद मिलता है, उसके पहले भी ले सकते हैं। ठीक है? रिटायरमेंट बेनिफिट में बहुत सारा चीज सीखेंगे, ग्रेचुइटी के बारे में सीखेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट बेसिकली वो होता है जो एक एम्प्लॉय को मिलता है आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस, आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट उसको सैलरी का जो भी पार्ट मिलने वाला है उसी को हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये यहाँ का हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास था, पहला क्लास था। आगे और क्लासेस में हम लोग और डिटेल में जानेंगे, इन डिटेल सीखेंगे कि सैलरी में क्या क्या आता है और उसका क्या क्या टैक्सेबिलिटी का सिचुएशन क्राइटेरिया रहता है। ठीक है? सो होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।